So welcome Avinash, welcome to EduTap and many congratulations for your selection. थैंक यू सो मच सर। So अविनाश, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि फाइनली जो है वो आपने काफ़ी मेहनत के बाद, ठीक है, फाइनली इस बार जो है वो आपने सिलेक्शन ली है, तो कैसा लग रहा है आपको? हाउ यू आर फीलिंग? सर अगर एक शब्द में बोलूँ तो रिलैक्स्ड। क्योंकि पिछले 2-3 सालों से लगातार मेहनत कर रहा था और कई बार कुछ स्टेजेस क्लियर होने के बावजूद नहीं फाइनल लिस्ट पे मेकअप जा पा रहा था। तो अब बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ और नाउ आई कैन एम फॉर इवन बेटर विद मोर कॉन्फिडेंस। ग्रेट ग्रेट। सो अविनाश, जैसे कि आज हम आपके बारे में जानेंगे, ठीक है। सो अविनाश, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपके यूपीएससी पीएफओ में क्या रैंक रहा, ठीक है। सर हाँ जी। मुझे 141 रैंक मिली है इस ठीक है। बार यूपीएससी पीएफओ में। ठीक है। तो अविनाश, सबसे पहले जैसे आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं, कहाँ से आपने स्कूलिंग करी, कहाँ से आपने कॉलेज ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, उसके बाद कब आपने जो है वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू किया, और क्या आपकी जर्नी रही, उस चीज़ सबके बारे में जो है वो आप प्लीज शेयर करें। यस सर। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट बहराइच है उत्तर प्रदेश में। मैंने 10th तक हम्म। की स्कूलिंग यहीं से की, बैरोज ब्लू गर्ल्स स्कूल में। इसके बाद मैं 11th 12th के लिए लखनऊ मूव ऑन कर शिफ्ट कर गया और लखनऊ से मैंने 11th 12th किया है रानी लक्ष्मीबाई स्कूल से। इसके बाद सर मैंने इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में फ्रॉम यूआईटी डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। हम्म। सर वहाँ से मुझे प्लेसमेंट मिली थी। एचपीसीएल और मित्तल एनर्जी लिमिटेड का एक जॉइंट वेंचर है विच इज बेस्ड इन भटिंडा। वहाँ पे मैंने नियरली 18 मंथ्स का जॉब किया है। सर उस जॉब के बीच में मुझे लगा कि नहीं, आई वांट टू स्विच माय कैरियर वेयर मेरे पास थोड़ा मेरा पब्लिक रिलेशन जो है, जहाँ पे मैं लोगों से मिल सकूं, लोगों के बीच रह के काम कर सकूं, क्योंकि वो मुझे बहुत सेक्लूडेड फील हो रहा था उस जॉब में। दो जॉब बहुत अच्छी थी और जैसा जो मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी उससे मैच भी करती थी। आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मुझे दो सब स्टेशन का इंचार्ज बनाया था और मैं बहुत इंजॉय कर रहा था। मगर जो एक क्वेश्चन था जहाँ पे मैं लोगों से मिल नहीं पा रहा हूँ, लोगों के साथ रह के काम नहीं कर पा रहा हूँ, वो मुझे थोड़ा लैकिंग लग रहा था। तो उस वक्त फिर मैंने एम किया कि मुझे गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए प्रयास करना चाहिए, ताकि मैं लोगों के बीच रह के लोगों के लिए काम कर सकूं, उनके साथ चल के काम कर सकूं। हम्म। उसके बाद मैंने सर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। दो सिर्फ यूपीएससी नहीं था, यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज में दोनों कंसिडर कर रहा था, क्योंकि मुझे लगा था कि दोनों में अपॉर्चुनिटी अच्छी है। तो फिर फाइनली ईपीएफओ की मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और पिछले 1.5 साल से 2 साल से मैं मेहनत कर भी रहा था। तो मैंने कहा इट इज़ ऑल्सो अ गुड अपॉर्चुनिटी, सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, तो मैं यहाँ पे भी अपना जो मेरे एम्बिशंस है मैं फुलफिल कर सकता हूँ। फिर मैंने पेपर दिया और लकीली मेरा हो गया। ठीक है। सो अविनाश, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने 1.5 2 साल से तैयारी की है, तो आपने इसके अलावा और एग्जाम्स भी क्वालिफाई किए होंगे, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का आपने एग्जाम शायद दिया होगा। यस सर। सर मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज का भी दिया है, स्टेट सर्विसेज का दिया है। यूपीएससी में जब मैंने स्टार्ट किया था 2022 में, तो जस्ट टू नो, क्योंकि मुझे इससे पहले यूपीएससी के बारे में कुछ आइडिया नहीं था कि क्या होता है हम्म। कैसे करना है, तो जस्ट टू नो मैंने पेपर दिया। और जब मैंने पेपर देखा तो मैं थोड़ा अस्टोनिश रहा, क्योंकि मैं सिर्फ 13 मार्क्स से प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि हाँ, एक एप्टीट्यूड है शायद मेरा, मैं इसमें कर सकता हूँ। फिर हम्म। मैंने प्रिपरेशन अपना स्टार्ट किया और फिर मैं 2023 का अटेम्प्ट स्किप किया, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन तब तक नहीं थी। 2024 का फिल दिया मैंने और मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया और मैंने मेंस लिखा। अनफॉर्चुनेटली मेंस में नहीं हुआ। साइमल्टेनियसली मैं स्टेट सर्विसेज में भी देता रहा और 2 बार मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। एक का मेंस लिख चुका हूँ और एक का मेंस इस साल होने वाला है। ठीक है। और इसके अलावा कोई और एग्जाम आपने क्वालिफाई किया हो? ये सर मैंने नाबार्ड का पेपर क्लियर किया है 3 टाइम्स इन अ रो, क्योंकि मैंने नाबार्ड भी दिया था इन द सेम ईयर 2022, सेम पैटर्न के तहत, कि मुझे शायद मेरा एप्टीट्यूड है कि नहीं। तो सर पहली बार तो प्रीलिम्स नहीं हुआ था, लेकिन इसके बाद लगातार प्रीलिम्स होता रहा, लेकिन मेंस क्लियर नहीं कर पाया ड्यू टू इंग्लिश। बाकी मेरा ईएसआई एंड एआरडी में आई एम स्कोरिंग वन ऑफ द गुड मार्क्स, मगर इंग्लिश में मेरा पता नहीं कुछ लैगिंग है, शायद इस वजह से नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो ईपीएफओ का ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, राइट? यस सर, यस सर, फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड मेरा। यू मेड इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। यस सर। ठीक है। सो अगर मैं आपकी जर्नी के बारे में पूछूं कि किस तरह से आपने जो है वो, मतलब आप पहले प्राइवेट में काम करते थे, राइट? और आप यस ऑब्वियसली अगर आप यूआईटी पीयू से पढ़े हैं तो ऑब्वियसली पैकेज भी आपका एक गुड अमाउंट ही रहा होगा। यस सर। तो मतलब एकदम से एक प्राइवेट माइंडसेट और उसको स्विच करना कि मुझे अब गवर्नमेंट की तैयारी करनी है, गवर्नमेंट एग्जाम की, सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है ना? वो जो माइंड प्रिपेयरिंग होता है वो आपने किस तरह से किया? क्योंकि मैक्सिमम बच्चे आज के टाइम पे जैसे उसी में चीज में जो है वो लैग कर जाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि यार क्या मैं ये करूं, या क्या मैं इसको भी छोड़ दूं और वहां से वो भी ना हो, है ना? तो मैं तो ना इस साइड का ना उस साइड का। तो वो जो चीज होती है, वो जो मतलब कंफ्यूजन होती है माइंड की, वो आपने किस तरह से मैनेज करी?
सर एक्चुअली नो डाउट कि सेल्फ डाउट होता है बच्चों में, स्टूडेंट में, क्योंकि एक ऐसी एज होती है जहाँ पे एक जॉब है आपके पास, उस सिक्योरिटी को छोड़ के आप एक ऐसे एरिया में आप जा रहे हैं जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं, क्योंकि अगर आपका इंटरव्यू भी नहीं हुआ तो आप बैक टू स्क्वायर वन हो जाओगे। हम्म। लेकिन फिर सर इस टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बोथ आर वर्किंग। उन्होंने कहा कि यू कैन मेक इट इवन इफ यू कैन नॉट, तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, तुमने बीटेक कर रखी है, जॉब कर रखी है, तुम वापस से स्विच कर सकते हो। मगर सिर्फ इस डाउट की वजह से कि तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम्हें ट्राई ही नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैंने सर इस चीज को बहुत ही अच्छा अच्छा लगा मुझे कि ऐसा वो मुझे सपोर्ट करते रहे। तो उस चीज को मैंने फिर एज अ पॉजिटिव वे में लिया कि नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आई विल ट्राई अगेन इन माय कॉर्पोरेट जॉब, सेक्टर जॉब। तो इस वजह से मुझे बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला उनकी तरफ से। बाकी मेरे फ्रेंड्स भी थे, मेनी ऑफ देम आर वर्किंग, मेनी ऑफ देम आर प्रिपेयरिंग, बहुत लोगों का क्लियर भी हुआ था। तो उनसे इंस्पिरेशन लेके फिर उनसे स्ट्रेटजीज शेयर करके फिर मैं इस फील्ड में आया सर। ठीक है। तो आपका जो स्टडिंग का रहता था, तो किस तरह से, जैसे आप स्टार्टिंग में जब आए, जैसे प्राइवेट छोड़ के एकदम से आप इस प्रिपरेशन में आए, तो शुरू में आपको क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, स्ट्रेस से रिलेटेड हो, वो जो चीज़ था वो आपने किस तरह से खुद को जो है वो संभाला और खुद को मैनेज करा? किस तरह से आपने जो है वो पढ़ाई करी? किस तरह से आपने अपना शेड्यूल जो है वो प्रिपेयर करा? सर मैं अपनी प्रिपरेशन को सर थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूंगा, जो मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी। सबसे पहले कि व्हाट टू रीड, क्या पढ़ना है मुझे, कैसे पढ़ना है मुझे। दूसरा मेरा टाइम मैनेजमेंट। और तीसरा इन दोनों के बीच में मैं इतना बर्नआउट ना हो, मेरा बर्नआउट ना हो जाए, ताकि मैंने 3 या 4 दिन या 1 महीना 2 महीना पढ़ा, इसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। तो सर उसके लिए क्या था कि मैं मंडे टू सैटरडे अपनी प्रिपरेशन शेड्यूल बनाया मैंने, कि हाँ मुझे क्या क्या पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट पहले प्रायोरिटाइज करने हैं और कैसे कैसे उन्हें पढ़ना है। बुक्स के लिए सर नो डाउट जो पिछले साल के टॉपर्स रहे हैं या टॉपर्स, मैं तो सर टॉपर्स का तो देखता ही देखता था, जो बच्चे सिर्फ सिलेक्शन लेके गए थे, जो हमारी तरह बैकग्राउंड से थे, जिनको यूपीएससी के बारे में नहीं पता लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया, तो मैं उनकी बुक्स को भी फॉलो करता था। तो पहले बुक लिस्ट बनाई, इसके बाद टाइमिंग क्या होनी चाहिए पढ़ने की। ऐसा नहीं है कोई भी, अगर कोई ये कह रहा है मैं 16 घंटे पढ़ूँ 17 घंटे पढ़ूँ, नो डाउट पढ़ सकते हैं वो लोग, मेरे सर ये कैपेसिटी नहीं थी। तो मैं अपने 2.5 3 3 घंटे का एक स्लॉट बनाता था कि हाँ इतना तो मुझे पहले बैठना है, क्योंकि आदत नहीं रही ना सर। बिल्कुल। जॉब में गए, 18 महीने जॉब की, तो उसमें फील्ड वर्क एज एज वेल एज ऑफिस वर्क भी था, क्योंकि मैं सब स्टेशन इंचार्ज था। तो और 2 सब स्टेशन थे मेरे पास, तो रोज मुझे जाना पड़ता था देखने काम चल रहा है नहीं हो रहा है कैसे हो रहा है। तो आदत नहीं थी बैठने की, तो फिर धीरे धीरे उसको मैंने अपने शेड्यूलिंग में लेके आया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि संडे में अपना फ्री रखता था सर, अपने पेरेंट्स से पास बैठना, अपने फ्रेंड्स से मिलना, अपने जो कुछ रिलेटिव हैं जो मेरे मेरे एज ग्रुप के हैं उनसे मिलना, ताकि जो एक होता है ना फियर ऑफ मिसिंग आउट। और फियर ऑफ मिसिंग आउट में एक चीज कहना चाहूंगा कि जो सोशल मीडिया है खासकर इंस्टाग्राम और ये, यहाँ पे जब मैं देखता हूँ मेरे फ्रेंड्स आज अच्छे पैकेज पे हैं उस टाइम पे, या कहीं घूमने जा रहे हैं, या कुछ उन्होंने कुछ अचीव किया उनके पर्सनल कुछ, तो सर उससे लगता है कि हाँ मैं कहीं मिस तो नहीं कर रहा। तो इस वजह से मैंने सर 6 से 7 महीना उस चीज अपने आप को रिफ्रेन किया कि ताकि मैं इन सब चीजों को ना देखूं। बट मैं लोगों से मिलता था, दोस्तों से मिलता था, संडे को एक बार घूमने जरूर जाता था, मतलब घूमने न कि अपने दोस्तों से मिलने। तो इसने मेरे बहुत हेल्प की, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं लगातार, ऐसा ना हो कि बर्नआउट हो जाए और फिर बीच में पढ़ाई छूट जाए। बिल्कुल। तो आप जनरली दिन में, जैसे स्टार्टिंग में 2 ढाई घंटे का स्लॉट आप प्रिपेयर करते थे, बाद में जब दो ढाई आपने इसको हाँ। मतलब अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी, तो फिर आप तो टोटल कितने आवर्स जो है वो डेली आप पढ़ते थे? ये सर 2 ढाई घंटे का सर, जब स्टार्टिंग में 2 ढाई घंटे का मैं 2 स्लॉट लेता था, कि 2 ढाई घंटा ठीक सुबह है। पढ़ लिया और 2 ढाई घंटा शाम को पढ़ लिया। फॉर्चुनेटली बाय गॉड्स ग्रेस मेरी एक अच्छी आदत है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता था। तो सुबह उठने हम्म। का ये फायदा होता था कि बाकी लोग अगर हैं या घर पे कोई काम भी है या कोई आ भी रहा है, तो वो जो 3 घंटे हैं आपके वो कभी वेस्ट नहीं होने वाले, क्योंकि इतना मॉर्निंग में कोई आता नहीं था। फिर धीरे 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 मैंने उसको 3 स्लॉट में कन्वर्ट किया, 3 3 घंटे के 3 स्लॉट करूंगा। 2 घंटे अपना स्टडी करूंगा, और बाकी जो अगला लास्ट स्लॉट है उस स्लॉट में आंसर राइटिंग कर ली, क्विज दे दिया, टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है उसको लगाया। तो इस हिसाब से मैंने उस चीज को प्रिपेयर किया, ताकि जो पढ़ रहा हूँ उसका रिवीजन भी हो, साथ साथ क्वेश्चन, एक एप्टीट्यूड होता है कि आपको आंसर कैसे करना है, आपको पता चलना चाहिए कि हाँ आंसर क्या हो सकता है। तो उस चीज को डेवलप करने के लिए मैंने अपना लास्ट स्लॉट रखा 3 4 महीने के बाद, जब मेरे 2 3 सब्जेक्ट क्लियर हो गए। तो जैसे कि देखो, अविनाश, मैं आपसे बात करूं तो आपने ऑलरेडी जो है वो यूपीएससी के मेंस लिखे, आपने स्टेट सिविल सर्विसेज के जो है वो 2 मेंस लिखे, राइट? नाबार्ड आपने क्लियर करा, 3 मेंस लिखे। तो सडनली आपको जो है वो, जैसे इसमें कंसिक्वेंटली जो है वो आपको इसमें फेलियर ही मिल रहा था, तो एक बच्चे के माइंड में आ जाता है कि यार क्या मैंने ये ठीक करा जॉब छोड़ के, या मतलब कुछ मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी है ना, कि मैं ऑब्वियसली एक अच्छा पैकेज ले रहा था।
और अभी यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, क्लियर होके मैं मेंस क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस टाइम एक सेल्फ डाउट जो है वो बच्चे के मन में आता है। तो वो चीज़ ऑब्वियसली आपके मन में भी आई होगी। तो आपने उस चीज़ को कैसे टैकल करा? क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो है वो आज के टाइम पे यहीं पर जो है वो फेल हो जाते हैं, है ना, कि उनको एक दो फेलियर दिखे तो वो जो है वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको सेल्फ डाउट आता है, नो, अनडाउटेडली, मगर आपको उस पर स्टिक नहीं करना है, आपको मूव ऑन करना है। कैसे? आप अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को याद रखो ना। जब मैं बीटेक कर रहा था, फोर्थ ईयर में था, मुझे लगा था शायद जॉब नहीं मिलेगी। फिर मुझे एक अच्छे पैकेज के साथ जॉब मिली, तो वो मेरे लिए एक ट्रिगर पॉइंट था। इसके बाद मुझे जॉब के बीच में मुझे अपने जीटीज में वन ऑफ द बेस्ट जीटीज का अवार्ड मिला, तो वो मेरे लिए एक ट्रिगर पॉइंट था। तो सर ऐसे ही जब मुझे देख रहा हूँ कि मुझे पास लगातार इतनी फेलियर्स आ रही हैं, तो फिर मैंने देखा कि सक्सेस स्टोरीज, जागरण जोश की सक्सेस स्टोरीज, मेरे साथ के जो दो दो तीन स्टूडेंट्स हैं जो कि इस प्रिपरेशन में आए थे, किन्हीं का यूपीएससी हुआ, किन्हीं का नहीं हुआ तो स्टेट सर्विसेज में है, जो स्टेट सर्विसेज में नहीं है वो एसएससी में है। तो सर हम्म। ये सब मेरा एक एक मोटिवेशन फैक्टर था कि ये दो तीन सर्विसेज हैं, अगर मैं इसको साइमल्टेनियसली अगर एक नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन तो 2 साल एक सर्विस को लेके करी, लेकिन क्योंकि कोर्सेस आपस में ओवरलैपिंग है, तो अगर मैं एक को नहीं तो मैं स्टेट सर्विसेज, नहीं स्टेट सर्विसेज तो कोई स्पेशल रिक्रूटमेंट जैसे यूपीएससी का ईपीएफओ आया तो इसमें हम्म। हो जाएगा। तो इस बिलीव के साथ से मैं रोज उठता था, पढ़ाई करता था, टेस्ट सीरीज सॉल्व करता था और फिर सो जाता था। तो ये एक पॉइंट था। और नो डाउट कि जो आपके पेरेंट्स हैं और जो आपके फ्रेंड्स हैं वो आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ इस चीज में बहुत बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हैं। ग्रेट। सो अविनाश, जैसे कि ईपीएफओ की ही बात करें तो ईपीएफओ का रिजल्ट मतलब अगर आप देखें इंटरव्यू होने में लगभग 1.5 साल लग गया, राइट? यस यस फाइनल सर। फाइनल रिजल्ट आने में, तो ये जो 1.5 साल का गैप था, आपको लगता भी होगा कि यार इंटरव्यू कब आएगा, है ना? और तो आपने क्या करा उस टाइम? जैसे आपने इस चीज को कंटिन्यू रखा, या फिर आपके दिमाग में ये चीज थी बैक ऑफ द माइंड कि कभी भी इंटरव्यू आ सकता है, तो आप सिर्फ इंटरव्यू की ही प्रिपरेशन कर रहे थे? नहीं सर, ऐसा तो नहीं था कि हाँ, ये तो था कि हाँ इंटरव्यू कभी ना कभी तो देना ही है, और हम्म। इसमें नहीं यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज में भी देना है। तो हम्म। जब रिजल्ट आ गया था इसका, तो मैंने अपने को 15 दिन दिए, जिसमें मैंने अपने इंटरव्यू को अपने हॉबीज, अपना जो करिकुलम अपने को लेके जो प्रिपरेशन थी वो मैंने की, सब्जेक्ट को लेके थोड़ी प्रिपरेशन की। बाकी करंट अफेयर तो तभी कर सकते हैं जब इंटरव्यू डेट्स हमें एक बार पता हो। बिल्कुल। साथ साथ मैंने अपना यूपीएससी मेंस और स्टेट सर्विसेज मेंस की प्रिपरेशन करता रहा, आंसर राइटिंग करता रहा। क्योंकि सर ये एंड गोल नहीं है ना, एंड पॉइंट नहीं है, बिल्कुल। यहाँ से मेरी अब जर्नी स्टार्ट हुई है। आगे मैं और एम अगर मुझे आगे करना है तो मेंस और इंटरव्यू दोनों साइमल्टेनियसली प्रिपेयर प्रिपेयर करते रहने पड़ेंगे। तो सर मैंने ऐसा नहीं था कि मैंने यूपीएफओ को मान लिया कि अब इसी के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, बट हाँ साथ साथ इसके इंटरव्यू का जैसे कि कोई सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड न्यूज आई तो उसको पढ़ लिया, क्योंकि वो अदरवाइज भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं, अदर पेपर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सर ये था कि पहले 15 दिन तो मैंने दिए कि मुझे लगा था कि इंटरव्यू आ जाएगा, जल्दी हो जाएगा, यूपीएससी से उम्मीद ये थी। मगर क्योंकि हाँ उनके पास भी वर्कलोड ज्यादा है तो थोड़ा सा डिले हो गया, थोड़ा क्या 1.5 साल का डिले हो गया। तो जब हम्म। लास्ट में डेट्स अनाउंस हुई तो अच्छा खासा टाइम था जिसमें हम प्रिपेयर कर सकते हैं, और मैंने भी वही किया सर। प्रिपेयर किया, एक शेड्यूल बनाया कि पहले मुझे सोशल सिक्योरिटीज के बारे में पढ़ना है, फिर आईटी के बारे में पढ़ना है, फिर अपने ऊपर जो अभी तक मेरी जो अचीवमेंट है, जो मैंने काम किया, जो पढ़ाई की, उसके बारे में पढ़ना है। तो इस हिसाब से मैंने फिर इंटरव्यू का प्रिपेयर किया लास्ट के 1 महीने में। ठीक है। तो अविनाश, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, तो आपके घर में और कौन कौन है? सर मेरे घर में मेरे फादर हैं, मदर हैं, 2022 में मेरी शादी भी हो गई थी तो मेरी वाइफ हैं, और सर आई हैव 3 सिबलिंग्स, 3 सिस्टर्स। ओके। तो अब जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे आप एक फैमिली में रह रहे हैं, तो कभी यस आपको ऐसा नहीं लगा कि कुछ ऐसे डिस्टरबेंस पढ़ाई में या कुछ इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस आपने फेस करी हो? सर, डिस्ट्रैक्शंस हुई थी एक्चुअली। अगर मैं अपनी प्रिपरेशन की बात बताऊं तो 2022 में जब मैंने स्टार्ट किया तो कोविड जस्ट खत्म हुआ था, सेकंड फेज, वन ऑफ द डेडलीस्ट फेज। तो घर वालों ने कहा कि वहां जाने, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, आप घर से पढ़ाई कर सकते हो। तो मुझे भी लगा, क्योंकि मैं कोचिंग को ज्यादा उतना पहले उतना बिलीव नहीं करता था। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है मैं घर से करूंगा, तो मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट की। ऑप्शनल के लिए मैंने कोचिंग की तो वो घर से हो गया। अब क्या हुआ कि जब घर पे आप रहते हैं तो नो डाउट आपके थोड़े गेस्ट हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, वो आते हैं, आपको विजिट करते हैं। हम्म। लेकिन सर 1 या 2 बार, उसके बाद क्या होता है कि उनको ही पता चल जाता है कि हाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो वहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा है, जिसने अपने आप को समय दिया हुआ है, तो उस चीज को वो भी थोड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। वो एक समय है कि हाँ संडे को ही आएंगे, या एक समय जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो पहले कॉल करके पूछ लेंगे। तो ऐसा होता है, लेकिन हाँ नो, अनडाउटेडली सर की डिस्टर्बेंस होती थी, मगर बाय गॉड्स ग्रेस मेरे पास एक अपना रूम था जहाँ पे मैं बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकता था विदाउट मच डिस्टरबेंस। ठीक है।
तो अविनाश, जैसे कि मैं आपसे बात करूं, जैसे आपने बताया फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, तो कभी ऐसे फैमिली का प्रेशर रहा जैसे बच्चों के लिए? कभी कई बार आज के पेरेंट्स अगर बहुत वर्किंग हैं और गवर्नमेंट सर्विसेज में है, तो ऑब्वियसली बच्चों के ऊपर एक मतलब प्रेशर जो है वो रहता है कि बच्चों को भी जो है वो गवर्नमेंट सर्विसेज में ही आना है। उस तरह का प्रेशर कभी आपके ऊपर रहा? सर फ्रेंकली स्पीकिंग नो सर, ऐसा कभी नहीं था। जब मैंने कॉर्पोरेट जॉब भी ज्वाइन की थी तो मेरे डैड, पेरेंट्स मैं बोलूंगा, उतने ही खुश थे। हाँ, मदर का एक था कि अगर शायद गवर्नमेंट सर्विस में रहोगे तो घर के पास रहोगे, क्योंकि वो मदरली लव रहता है, अफेक्शन बिल्कुल। के, हाँ घर के पास रहो। लेकिन उन वो लोग इक्वली हैप्पी थे कि हाँ आप कॉर्पोरेट जॉब में हो, क्योंकि ठीक जॉब है कॉर्पोरेट, कैसी भी जॉब हो। फिर वो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है ताकि मैं लोगों के बीच रह के लोगों के लिए काम कर सकूं। तो उनकी तरफ से वो बहुत गवर्नमेंट सर्विस में, लेकिन उनकी तरफ से नहीं था। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनको चाहिए होता है, रिलेटिव सबके यहाँ होते हैं, जो कहते हैं हाँ ये गवर्नमेंट जॉब होती तो अच्छा रहता। लेकिन मुझे हम्म। लगता है कि गवर्नमेंट जॉब और कॉर्पोरेट जॉब इक्वली बैलेंस्ड है। आपके ऊपर है कि आप कहाँ जाके एक्सीड कर सकते हो, एक्सेल कर बिल्कुल। सकते हो। मेरा एप्टीट्यूड शायद इधर था, तो इसलिए मैं इधर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो गया। तो बस यही था सर। अविनाश, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, एडुटैप के बारे में आपको कहाँ से पता चला? सर एडुटैप, जब मैंने दो एक अटेम्प्ट हो गया और नहीं क्लियर हुआ, तो मैंने सोचा कि नाबार्ड या आरबीआई, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटीज है ये भी। तो फिर जब मैंने यूट्यूब पे डाला, सबसे पहले जो मुझे ऑर्गेनाइजेशन दिखी वो एडुटैप ही दिखी। तो फिर मैंने देखा आपका लेक्चर सीरीज है, क्वेश्चन सीरीज है। तो मैंने कहा, और ये सारी फ्री फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, तो मैंने कहा तो अच्छी चीज है। फिर मैंने उसी वक्त सर आरबीआई का आपका कोर्स लिया था एडुटैप का। और मैं एक चीज बताना भूल गया, आरबीआई के कोर्स से ही जो सोशल सिक्योरिटी के कुछ कॉस्टिंग अकाउंटिंग ये सब था, वहां से मैंने पढ़ाई की सर। तो वो मुझे बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा। फिर जब इसका पेपर भी हो गया और जब ईपीएफओ के नोटिफिकेशन भी आए थे, तो एक 10 एमसीक्यूज अ डे एक सीरीज चलती थी एडुटैप की। तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली चीजों को रिकॉल करने की, रिवाइज करने की। मैं पढ़ता था और 10 सीरीज अ डे, 10 क्वेश्चन अ डे अलग अलग सब्जेक्ट की वहाँ पे कर लेता था, तो रिकॉल हो जाती थी चीजें। तो फिर जब मेरा ये सॉरी, जब रिटर्न हो गया, तो फिर मैंने एडुटैप से ही अपना इंटरव्यू शेड्यूल किया। और फिर मैंने वहां पे देखा कि मेरी प्रिपरेशन कैसी है। तो सर और मैम, शायद कॉलोनल ऑनरेबल कॉलोनल कॉलोनल चीमा सर थे, उन्होंने मुझे अच्छा कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ यू आर वेल प्रिपेयर्ड और आप कर सकते हैं। तो ये वहां से मुझे सारा सारा एडुटैप का पता चला, और फिर मैं लगातार उस तब से एडुटैप से जुड़ा ही हुआ हूँ। इनफैक्ट अभी भी अगर मैं न्यूज़पेपर तो पढ़ता हूँ, लेकिन जो जीए की कुछ न्यूज न्यूज होती हैं, वो मैं एडुटैप को ही रेफर करता हूँ, उनकी मैगजीन या उनका यूट्यूब सेशन। ग्रेट, ग्रेट। सो अविनाश, अब मैं जैसे लास्ट में बस आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कुछ ऐसे टिप्स, अगर मैं एक वर्ड कहूँ तो गुरु मंत्र, जो आप एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे, जो यंग माइंड्स हैं, जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कॉलेज पास आउट हैं या फाइनल ईयर में हैं, तो उनको आप ऐसी क्या मतलब टिप्स जो है वो देना चाहेंगे? सर टिप्स ये है कि आप स्पेसिफाई करो कि आपको पढ़ना कितना है। आपको बहुत चीजें नहीं पढ़नी है, आपको लिमिटेड चीजें पढ़नी है, लेकिन उन्हें बार बार पढ़नी है। क्योंकि अगर आप बहुत सारा पढ़ लोगे और उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए पेपर के टाइम पे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप उसको पढ़ो। बिसाइड, अगर आप सिर्फ यूपीएससी ईपीएफओ के बारे में बात करें, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर से ही नहीं होने वाला है, क्योंकि जो लास्ट टाइम हमने पेपर देखा, उसमें आईटी, लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटी का अच्छा खासा एक सेक्शन था। इंग्लिश और मैथ्स नो डाउट आप कर सकते हैं, क्योंकि आप अब उस लेवल पे आ चुके हैं ग्रेजुएशन करने के बाद। लेकिन इन तीन सब्जेक्ट को भी आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अलग अलग, जैसे एडुटैप की हो गई, इनके 10 सीरीज, 10 क्वेश्चन का सीरीज है। एडुटैप का जो आरबीआई ग्रेड बी का कोर्स है, उसमें कॉस्टिंग अकाउंटिंग बहुत, ऑडिटिंग बहुत अच्छे से दिया हुआ है, उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि सोशल सिक्योरिटी या लेबर लॉ के लिए आप जो उसका एक्ट है, बेयर एक्ट, कंपनी बेयर एक्ट, उसके जो की प्रोविजंस हैं, जहां से आपको लगता है क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आप एक बार पढ़ के इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन। सर मेरा जो स्ट्रेटेजी था, मैं पढ़ता वहां से था, इसके बाद टेक्स्ट बुक पे सारे टेस्ट लगाता था, और फिर एडुटैप का 10 एमसीक्यूज अ डे सॉल्व करता था। तो उससे मेरी एक अच्छी खासी बैलेंसिंग आ गई थी इन सब्जेक्ट्स में भी। तो ये उनके लिए एक बेस्ट तरीका हो सकता है ये मेरा तरीका हो उनके लिए, कुछ वो अपने हिसाब से उसको अडॉप्ट और फिर उसके बाद अडेप्ट करें उसको या मॉडिफाई करें। तो अगर ये ऐसा करेंगे तो अनडाउटेडली सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो अविनाश, बहुत अच्छी चीज़ें आपने बताई और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अगेन मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो भी आपका आगे का गोल है, लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, राइट? यस सर। सो उम्मीद करता हूँ कि आप अपना सिविल सर्विसेज भी एग्ज़ाम क्लियर करें, और बेस्ट विशेस फ्रॉम एडुटैप टीम। थैंक यू एंड सो मच सर, थैंक यू सून सो सून मच। आप एक सिविल सर्वेंट और एक आईएएस अफसर बनकर आए। थैंक यू हमारी सो यही मच सर। यही विशेज़ हैं आपके लिए। ओके। तो अविनाश, आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके बहुत सर। अच्छा लगा। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन।
विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सो थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।